तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम कंप्लीट करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। डन। अब इसको पहले समझाते ज़रा आपको, ये कंप्लीट एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। डन। इसको पहले तुम समझो ये बोलना क्या चाहता है। इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, एंगल ऑफ रिपोज, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या एक थ्योरेटिकल अप्रोच है। पहले इसको समझो ज़रा। तो वही पहले तीनों केसेस को देखो, एक करके मैं केस बनाता हूँ। ये हमारे पास कोई एक सरफेस के ऊपर एक मास बॉडी है, ये नीचे कितना लगेगा mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना क्रिएट होगा इस पर R = mg के बराबर, ये तो हमें पता है। अगर मैं इसको इस तरफ से खींचूँ, सारे केसेस में लिमिटिंग फ्रिक्शन में लिखने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरफ से क्या फोर्स लगाऊँ, अगर मैं इसको इस तरफ में अप्लाइड फोर्स लगाऊँ, डन, सपोज मैं इस तरफ इसको 1 न्यूटन फोर्स लगवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग केस तक ये, ठीक है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मान लेते हैं इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं रीच हुआ, लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, ठीक है। तो 4 न्यूटन तक तो मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया, सेम इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, एक 1 न्यूटन फ्रिक्शन बनेगा, बना। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँ, अगर मैं इन दोनों को पैरेललोग्राम से ज्वाइन कर लूँ, तो मेरे पास एंगल बनेगा यहाँ पे कुछ। देखो, एक एंगल यहाँ भी बन सकता है और एक एंगल यहाँ भी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया, फिर से देखो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, फिर से देखो, फिर से वही बॉडी रखा है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने कितना बताया था आपको, 4 है, मैंने माना है, ठीक है, समझाने के लिए। अब फिर से वही केस, नीचे इसका mg लग रहा है वेट, इसके ऊपर एक रिएक्शन भी क्रिएट हो रहा है, कितना mg का क्रिएट हो रहा है। अभी मैं इसको 2 न्यूटन फोर्स से खींच रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको 2 न्यूटन से खींचूंगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 4 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन भी कितना डेवलप कर लेगा, 2 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप कर लेगा। दोनों लेंथ, ये दोनों जो वेक्टर होते हैं ना, सेम लेंथ के। अभी अगर मैं फिर से इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम बना लूँगा। ए बनाया, ए बनाया, फिर इनको यहाँ से ज्वाइन कर लेना है, तो ए ज्वाइन कर लिया, डन। यहाँ पे कुछ एंगल आया होगा। थर्ड केस देखो, इसमें आपको समझ ही आ जाएगा पूरा। फिर से यही मेरा यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, मैंने इस बार इस पर कितना फोर्स, ऐसा पहले यही नीचे वेट mg लग रहा है, तो सेम अमाउंट ऑफ आपका रिएक्शन वेट भी कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। इसको मैंने इस बार कितने न्यूटन से खींचा, 3 न्यूटन से खींचा, तो इसका फ्रिक्शन भी कितना डेवलप हो जाएगा, 3 न्यूटन का फ्रिक्शन डेवलप होगा। दोनों लेंथ सेम है, ठीक है, वेक्टर का। अब देखो, अगर मैं इस केस में इसको ज्वाइन करवाऊँ, अगर मैं इस केस में एंगल निकालना चाहूँ, तो ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, और मुझे इनको कर देना है अभी ज्वाइन। ये होगा रिजल्टेंट आपका, ठीक है। अभी अगर देखो, मैं चाहूँ तो ए वाला एंगल को भी ले सकता था, मैंने इस एंगल को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ फोर्स बढ़ा रहा था, तो ये नीचे वाला एंगल क्या हो रहा था, देखो पहले अगर यहाँ पे 45 डिग्री रहा था ना एंगल, तो इस केस में जैसे ही मैंने फोर्स बढ़ाया तो ये कम हो गया, उससे 30 हो गया मान लो। फिर यहाँ जब और फोर्स बढ़ाया तो 20 में पहुँच गया, ठीक है। तो इसलिए हम इस नीचे वाले एंगल को नहीं लेते, हम कौन से, इस ऊपर वाले एंगल को लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने फोर्स बढ़ाया, ए वाला एंगल दिख रहा है और बढ़ गया ना, दिख रहा है ना, ये एंगल और बढ़ चुका है। उसके बाद फिर से मैंने जब फोर्स बढ़ाया, तो मैंने ए वाला एंगल और बढ़ चुका है। तो फोर्स बढ़ाने पे कोई एक एंगल बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ाने पे कोई एक एंगल बढ़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स, on increasing the force, there is a increase in the angle between किस के बीच में, between normal reaction and friction developed। अब ज़रा इसको समझो कैसे वो डेवलप्ड है। अब देखो, यहाँ पे अगर 2 न्यूटन फ्रिक्शन है ना, पैरेललोग्राम बनाया, ए अगर 2 है तो इसके ऊपर वाला भी क्या बनाएगा आपका, 2 न्यूटन ही बनाएगा। ये फ्रिक्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका फ्रिक्शन है। ये तो अप्लाइड फोर्स था ना, इस तरफ अप्लाइड फोर्स किया था, तो इस तरफ आपका फ्रिक्शन बना था, वो भी कौन सा, लिमिट स्टैटिक वाला, सॉरी स्टैटिक। तो ए अगर 2 न्यूटन है, तो यहाँ भी कितना 2 न्यूटन का बनेगा, दैट इज ए भी कितना बनेगा आपका Fs बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैंने अप्लाइड फोर्स Fa किया है, तो यहाँ पे अगर फ्रिक्शन Fs बना है, ये बड़ा पार्ट भी क्या होगा, Fs बनेगा। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स Fa लगाया, तो यहाँ पे एक स्टैटिक फोर्स F बनेगा, जो
स्टैटिक फ्रिक्शन है और ए वाला पार्ट भी क्या होगा, एफ इसके बराबर ही होगा, ए वाला पूरा पार्ट। तो इसीलिए मैंने बोला ऑन इंक्रीजिंग देयर इज ए इंक्रीज इन द टैन एंगल, टेंजेंट लिख दो, टेंजेंट एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन डेवलप्ड। ठीक है, ओके। तो इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिएक्शन। जब हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं तो तब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है। डन। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स देयर इज ए इंक्रीज इन टेंजेंट एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन डेवलप्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आया समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब देखो, तो यहाँ से मैंने निकाल लेता हूँ, चलो tan थीटा निकाल लेता हूँ। तो tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा ऑलवेज परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी बेस ये जो पूरा लाइन है ना कितने के बराबर है, mg के बराबर है ना, पूरा लाइन है तो वेक्टर में mg के बराबर ही होगा ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, जो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो डेवलप हुआ अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से tan थीटा कितना आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, म्यू एस mg, नॉर्मल रिएक्शन कितना है इसमें, mg के बराबर। आया समझ में? तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से आपका tan थीटा किसके बराबर आएगा, म्यू एस के बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर फ्रिक्शन बढ़ रहा है तो tan थीटा बढ़ रहा है, एक एंगल बढ़ रहा है tan थीटा बढ़ रहा है ना, टेंजेंट थीटा बढ़ रहा है। उसी तरह यही मतलब मेन फंडा था। अगर मैं यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा भी बढ़ेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, जिसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।